हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नॉर्वेजियन स्लैशर फिल्म कोल्ड प्रे 2 के बारे में, जिसका और एक नाम है फ्रेड फेल्ट 2। जैसे कि आपको पता है, ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी और 2006 में रिलीज हुई कोल्ड प्रे फिल्म की सीक्वल है। अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी, आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो लिंक मिल जाएगी। मेक श्योर टू चेक दैट आउट, क्योंकि इस फिल्म की कहानी उस फिल्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है। उस फिल्म की तरह इस फिल्म को भी रोआ ठाक ने ही डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है ठीक वहीं से जहां पहला पार्ट एंड हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे जेनी अपने 4 दोस्तों के साथ स्कीइंग करने एक स्नोई एंड रिमोट माउंटेन एरिया में आई थी। उनमें से एक का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें मजबूरन एक अबांडेंट होटल में रुकना पड़ता है, और यही उनके लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उन्हें पता ही नहीं था इसी होटल के बेसमेंट पे एक साइको किलर रहता है, जो इसी होटल ओनर का बेटा है, जो लोगों का खून करता है और उनके लाशों को एक गड्ढे में फेंक देता है। एक एक करके इस ग्रुप के सारे लोग भी उसका शिकार बनने लगते हैं। बची थी तो सिर्फ जेनी, एंड शी इज द फाइनल गर्ल जिसने इस खूनी को मार के अपने आप को बचाई। बस यहीं से इस फिल्म की शुरुआत होती है। हमें वही स्नोई माउंटेन दिखाई देता है, वही गड्ढा जिसके अंदर उस ग्रुप के 4 लोगों के साथ साथ उस खूनी की भी लाश थी, और वही स्लेज। मगर हमें कहीं भी जेनी दिखाई नहीं देती। तो शायद इस कहानी में भी हमारे लिए एक नया ट्विस्ट वेट कर रहा है। अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं एक हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल इसी एरिया में वन एंड ओनली हॉस्पिटल है, और वो भी बहुत जल्द बंद होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे आइसोलेटेड प्लेस में सर्विस प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और यहाँ पर पेशेंट भी तो नहीं मिलती। फिलहाल इस हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स है, हरमान एंड कैमिला। एक नर्स है, 2 पेशेंट्स है, एक ओल्ड लेडी और एक बच्चा। कैमिला का बॉयफ्रेंड ओले एक सर्च गाई है, और वो भी कभी कभी आते जाते अपने गर्लफ्रेंड से मिल लेता है। ऐसे ही एक दिन जब वो हॉस्पिटल आया हुआ था, उसे रेडियो पर एक डिस्ट्रेस्ड कॉल मिलता है कि यहाँ से कुछ दूर एक अबांडन्ड गाड़ी नजर आ रही है। ओले जल्दी से चेक करने जाता है और उसे उस गाड़ी की हालत देखकर पता चल जाता है कि ये गाड़ी यहाँ पर पिछले 3 दिनों से है, लेकिन यहाँ पर आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो वो पुलिस को कॉल करके कोई मिसिंग है या नहीं चेक करने के लिए कहता है। उसका काम हो चुका था तो वो लौटने लगता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसे बीच रास्ते पर कोई कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ मिलता है, जिसे बचाने के लिए वो अपने गाड़ी का ही एक्सीडेंट कर देता है। और हम देख पाते हैं ये इंसान और कोई नहीं, जेनी है। मतलब ये अबांडन्ड कार उन्हीं की है, और उस हादसे के बाद पूरा एक दिन बीत चुका था। एक ऐसी जगह पर उसे कोई मदद तो मिली नहीं, इसीलिए वो बाई फुट ही चलने लगी थी। ठंड में वो बुरी तरीके से जम चुकी थी और बार बार बेहोश भी हो रही थी। ओली उसे अपने गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाता है और तुरंत उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। धीरे धीरे वो रिकवर करती है और पुलिस के पास अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाती है। उसकी हालत से पुलिस या डॉक्टर कोई भी बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहे थे कि उसका दिमाग ठीक तरह से काम कर पा रहा था या नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग चेक करने जाते हैं। जैसे जेनी ने बताई थी उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वो लोग उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं, और अंदर लाशों को देखकर उनकी होशें उड़ जाती हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे ऑफिसर एरिन। ओली भी उनके साथ था, तो उसके मदद से उन लाशों को मॉर्ग में भेज दी जाती है, और एरिन अपने 2 ऑफिसर्स किम और जोहान को उस साइट को माइन्यूटली इंस्पेक्ट करने के बाद उस होटल को भी सर्च करने का ऑर्डर देते हैं। वो लोग वहां पर जाते तो है, मगर सिर्फ खून के दाग के सिवा उन्हें वहां पर और कुछ नहीं मिलता। उधर हॉस्पिटल में उन लाशों को फॉरेंसिक के लिए रेडी किया जाता है। हर एक घाव की तस्वीर निकाली जाती है, और इसी प्रोसेस में पहली बार ऑफिसर एरिन इस खूनी माउंटेन मैन का चेहरा इतने करीब से देख पाते हैं। उसके उस बर्थ मार्क को देखकर उन्हें कुछ याद आता है, तो वो एक ऑफिसर सिविर को वहां पर अपॉइंट करके खुद निकल जाते हैं। असल में उन्हें 30 साल पहले उस मिसिंग केस के बारे में याद था, जब ये आदमी एक बच्चा था और एक दिन अचानक से ही गायब हो गया था। मगर वो खूनी क्यों बना, इसके बारे में जानने के लिए एरिन उसके बैकग्राउंड को चेक करने लगते हैं, और साथ ही साथ उस समय के आसपास जितने भी मिसिंग केसेस फाइल की गई थी उनके बारे में जानने के लिए आर्काइव से क्लोज्ड फाइल्स पे ढूंढ निकालते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम देखते हैं जेनी को नाइटमेयर्स आने लगे थे कि वो खूनी फिर से उस पर हमला कर रहा है।
इस डर से वो पीछा छुड़ा ही नहीं पा रही थी, जिसके वजह से वो मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रही थी। इसी बीच कैमिला उसे इन्फॉर्म करती है उसके दोस्तों के लाशों को हॉस्पिटल में लाई गई है, अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। जेनी फॉर द लास्ट टाइम अपने दोस्तों से मिलने जाती है। उनकी हालत देखकर वो बिल्कुल पागल की तरह बिहेव करने लगती है। गुस्से में उस माउंटेन मैन के सीने पर जोर जोर से मारने लगती है। तो उसे शांत करने के लिए डॉक्टर हरमान कुछ ड्रग्स दे देते हैं और बेहोश करके उसे केबिन में भेज देते हैं। उनके निकल जाने के बाद जब वो नर्स अकेले लाशों के कपड़े चेंज कर रही थी तो उसे माउंटेन मैन के पास जाते ही कुछ अजीब फील होने लगता है। और जब वो उसका कोट उतारने की कोशिश करती है तो ये खूनी तो एकदम से ही हिलने लगता है, मतलब इसमें अभी भी जान बाकी है। विक्टिम्स हो या मर्डरर, डॉक्टर्स तो हर किसी को बचाने की कोशिश करते ही हैं, तो वो लोग इस माउंटेन मैन को भी ट्रीटमेंट करके स्टेबल हालत में ले आते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मली सांस लेने लगा था। डॉक्टर हरमान कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ठंड में हार्ट रुक जाता है मगर वो लोग तब भी जिंदा ही होते हैं। और इस बार शायद जेनी का धक्का देना ही इस खूनी के अंदर जान वापस लाने का काम किया था। लेकिन वहीं जेनी उन्हें रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो लोग किसे जगा रहे हैं। लेकिन बदले में उसे सिडेट किया जाता है। वो इतनी वायलेंट हो चुकी थी कि ऑफिसर सिवर उसे बेड से भी बांध देते हैं। उसके साथ साथ माउंटेन मैन के हाथ पर भी हैंडकफ्स डाल देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से वो डायरेक्टली जेल में ही जाने वाला था। आखिर 4 लोगों का खून किया है इसने। तो सारे अरेंजमेंट्स करने के बाद हरमान, कैमिला और वो नर्स ऑडिल केबिन छोड़कर निकल जाते हैं। बस सिवर ही रुक जाता है उस खूनी पर नजर रखने के लिए, मगर वो देख ही नहीं पाता कब वो माउंटेन मैन होश में आ जाता है और वहां पर मौजूद सारे के सारे चाकू और सीजर से एक ही झटके में उसके गले को काट देता है। उसकी लाश लहूलुहान हालत में वहां पर ही पड़ी रहती है और वो खूनी खुद को आजाद करके अपने अगले शिकार पर निकल पड़ता है। सबसे पहले उसे अकेली मिलती है वो नर्स। वो बेचारी ड्यूटी खत्म करके नहाने गई थी। जैसे ही वो बाथरूम से निकलती है उसे अपने पीछे माउंटेन मैन दिखता है, जो एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके माथे पर वार करता है। इतना ही नहीं, उसे पता था ये लड़की अभी भी मरी नहीं, तो वो वेट करता है उसकी सेंस लौटने तक। जैसे ही वो आंख खुलती है, ये खूनी उसी चीज से फिर से उसके माथे और चेहरे पर इतना मारता है कि उसका चेहरा ही नहीं बचता और वो मर भी चुकी थी। दूसरी तरफ इस सबसे अनजान हरमान और कैमिला आपस में बात कर रहे थे। अचानक से ये हॉस्पिटल के कई सारे हिस्से में अंधेरा हो जाता है, तो हरमान जाता है कनेक्शन चेक करने और कैमिला जाती है पेशेंट्स को देखने। उसे कॉरिडोर पे बाथरूम के सामने उस नर्स की बैग और एप्रन मिलती है। बाथरूम से आवाज भी आ रही थी, तो कैमिला चेक करने अंदर जाती है और किसी स्लीपरी चीज से फिसल कर जमीन पर गिर जाती है। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था तो उसे कुछ दिखाई नहीं देती, मगर ठीक उसी वक्त हरमान जनरेटर ऑन करता है, जिससे बाथरूम का लाइट भी ऑन हो जाता है और कैमिला के सामने थी उस नर्स की लाश, जिसका सर पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर रिसेप्शन में पहुंचकर अपने बॉयफ्रेंड ओले को कॉल करती है, मगर ओले वो फोन रिसीव नहीं कर पाता। तो कैमिला उसे वॉइस मैसेज पर यहाँ के कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। एट द सेम टाइम उधर बेसमेंट में हरमान देखता है किसी ने ये पावर कट डेलिबरेटली किया है, क्योंकि सारे के सारे वायर्स कटे हुए हैं। वो जनरेटर किसी तरह से ऑन तो कर देता है, लेकिन वो भी कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाता है। हरमान उसे ही फिर से चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे ही वो टॉर्च से देखता है, उसे वहां पर वही माउंटेन मैन खड़ा हुआ मिलता है। देखते ही देखते वो उस पर हमला कर देता है। हरमान अपने आप को बचाने के लिए भागता भी है, मगर वो गिर जाता है और ये खूनी उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। उसकी लाश काफी भयानक दिख रही थी। इतना कुछ हो रहा था, लेकिन जेनी को कुछ भी पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो नींद में थी। जब वो फाइनली जागती है, वो देखती है उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर कुछ भी नहीं कर पाती। फॉर्चुनेटली तभी उसके केबिन में आता है डैनियल। वो भी एक पेशेंट है, उसके हाथ में फ्रैक्चर है। आज सुबह ही उसके साथ जेनी की मुलाकात हुई थी, तो उसके मदद से जेनी अपने आप को फ्री कर लेती है और अभी उसे अपने आप के साथ साथ इस बच्चे को भी बचाना था, क्योंकि उसे पता था वो राक्षस फिर से जाग गया है। वो केबिन से बाहर निकलती है, उस बच्चे को एक वार्डरोब के अंदर छुपा देती है और खुद
एक सीरिंज के अंदर पॉइजन भर के उस खूनी को फेस करने के लिए रेडी हो जाती है। वो तो डैनियल के सेफ्टी के लिए उसे अपने साथ नहीं लाई थी, मगर उसके जाने के बाद ही वो बच्चा अपने वीडियो गेम से खेलने लगता है जो फुल वॉल्यूम में चल रहा था। उस नादान बच्चे को इस सिचुएशन के सीरियसनेस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। पता नहीं आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उधर कैमिला जो फ्रंट डेस्क के नीचे छुपी हुई थी, वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने लगती है, मगर कनेक्शन बनने से पहले ही उसे वो माउंटेन मैन दिखता है जो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस तरफ ही आ रहा था। लकीली वो उसे नहीं देख पाता और कैमिला वहां से निकलकर एक कमरे में घुस जाती है, मगर अंदर कदम रखते ही अंधेरे में कोई उस पर हमला कर देता है। ये जेनी थी जो कैमिला को माउंटेन मैन समझकर वो सिरिंज उसके नेक पर इंजेक्ट कर दी थी, बट फॉर्चुनेटली वो पॉइजन रिलीज नहीं हुआ था। जेनी जल्दी से सिरिंज बाहर निकल लाती है, लेकिन हड़बड़ी में कैमिला का फोन टूट गया था। मतलब अभी वो लोग बाहर से मदद भी नहीं बुला पाएंगे। पहले वो लोग डिसाइड करते हैं दोनों पेशेंट्स के साथ वो लोग भाग निकलेंगे, लेकिन कैमिला हरमान के बिना जाना नहीं चाहती थी। उसे तो पता ही नहीं था कि वो मर चुका है। तो वो बेसमेंट की तरफ बढ़ती है और जेनी जाती है डैनियल को लाने, लेकिन जब वो वार्डरोब चेक करती है उसके अंदर डैनियल नहीं था। उधर बेसमेंट में पहुंचने से पहले ही कैमिला को फुटस्टेप्स सुनाई देती है, तो वो मॉर्ग के अंदर एक बेड के नीचे छुप जाती है। उस माउंटेन मैन को भी वहीं जाना था क्योंकि वहीं पर उसकी टोपी और कुल्हाड़ी थी, और कैमिला को देखकर वो उस पर हमला भी कर देता है। कैमिला रूम के बिल्कुल कोने में पहुंच चुकी थी, बचने का और कोई रास्ता ही नहीं था, मगर ठीक उसी वक्त जेनी वहां पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों किसी तरह से उस खूनी को उसी कमरे में लॉक करते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें डैनियल मिल जाता है। वो बेचारा तो गुम हो गया था। उसे देखकर जेनी की जान में जान आती है। एटलीस्ट एक को तो वो लोग बचा पाए। तो उसे लेकर फाइनली वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं। बाहर उन्हें ओले ऑफिसर एरिन मिल जाते हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर जाने की ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ओले को कैमिला का वॉइस मैसेज मिला था और ऑफिसर एरिन जो पिछले कुछ घंटों से इस माउंटेन मैन के बारे में रिसर्च कर रहे थे, उन्हें भी बहुत कुछ पता चला है। जैसे 30 साल पहले इस बर्थमार्क वाले बच्चे का गायब हो जाना या फिर उसके पेरेंट्स का गायब हो जाना ही इस होटल के बारे में इकलौती मिस्ट्री नहीं है, बल्कि उससे पहले भी उस होटल के आसपास बहुत सारे अजीबोगरीब चीजें होती रहती थी। जैसे उस होटल में रहने वाले एक शिकारी का डॉग गुम हो गया था। बाद में उसकी लाश मिलती है, लेकिन किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसकी चमड़ी उतार ली थी। नेक्स्ट उन्हें एक शिप फर्मर के बारे में पता चलता है, जिसकी सारी शिप एक दिन अचानक से ही गायब हो गई थी, और बाद में उन्हें कुछ शिप वापस मिल जाती है, लेकिन अधमरे हालत में, और वो भी इसी होटल के पास एक ट्रैप से। इसके अलावा भी उस होटल के आसपास हमेशा ही कुछ ना कुछ बहुत ही अनयूजुअल चीजें होती रहती थी, जिसके वजह से धीरे धीरे उस होटल में लोगों का आना जाना बंद हो गया और वो होटल ओनर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। एरिन को यह भी पता चला उस अबांडन्ड होटल के कमरे में किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। उस कमरे में तब एक डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर रह रहे थे, जो बेसिकली उसी फैमिली को ढूंढने में सर्च टीम की मदद कर रहे थे, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही वो बच्चा गायब हुआ था और उसके कुछ दिन बाद उसकी पेरेंट्स भी। पुलिस ने तो कह दिया था उसकी पेरेंट्स इस होटल का ओनर एवलांच में गुजर गए, मगर ये डॉक्टर इस बात को नहीं मानते थे, इसीलिए वो खुद स्पॉट में जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लेकिन शायद कोई ऐसा नहीं चाहता था, और ये कोई कौन है वो शायद हम भी गेस कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली उस आग से वो बच गए थे, और आज शाम को ही एरिन उनसे मिलने गया था, और उनसे उसे इस माउंटेन मैन के बारे में जो पता चला है, इससे उनका शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। उसे पता चलता है ये माउंटेन मैन असल में स्टिल बॉर्न था। जन्म होने के बाद 4 घंटे तक उसने सांस नहीं लिया था, और जब सांस लिया भी तो रोया नहीं, चुपचाप वहां पर लेटा रहा, कोई भी आवाज किए बिना। मतलब आज जो उसका पुनर्जन्म हुआ है वो उसके लिए कुछ नया नहीं है। एरिन को कहीं ना कहीं शक हो रहा था, इतने सालों से जो लोग गायब हो रहे थे उन्हें भी शायद इसी ने मारा होगा। तो वो अपने 2 टीम मेंबर्स किम और जोहान को फिर से उसी गड्ढे में जाने का ऑर्डर देते हैं, और अंदर सर्च करने पर उन्हें बहुत सारे लाश मिलती है, जो शायद वहां पर बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। इतना कुछ जानने के बाद जब ओले उसे कैमिला के मैसेज के बारे में इन्फॉर्म करता है, तो वो इमीडिएटली अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में जा पहुंचते हैं। कैमिला, जेनी और डैनियल को सेफली बाहर निकल पाए थे, मगर उन्हें लग रहा था अंदर अभी भी हरमैन, सिवर और वो ओल्ड लेडी जिंदा है।
तो डैनियल को घर भेजने के बाद उन्हें बचाने के लिए इस बार एरिन, ओले और किम अंदर जाते हैं और जेनी, कैमिला और जोहान बाहर गाड़ी में ही रुक जाते हैं। अंदर हमें वो ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो बिल्कुल सेफ थी, मगर उसके बाद उन्हें सीवर की लाश भी दिखती है। एरिन किम को बहुत बार मना करता है, मगर किम उस लाश के पास जाता है और जाते ही एक वायर ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद माउंटेन मैन उसे खींचकर एक कमरे के अंदर ले जाता है और मार डालता है। एरिन दरवाजा तोड़कर जब तक अंदर जा पहुंचता है तब तक माउंटेन मैन बाहर आकर ओले पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था और उसके बाद एरिन को भी मार डालता है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था, वो खूनी इतने स्टेल्थीली मूव कर रहा था कि अलर्ट रहने के बावजूद कोई अपने आप को बचाने में कामयाबी नहीं हुआ। जब बाहर गाड़ी में बैठे जोहान, जेनी और कैमिला को कोई रिस्पांस नहीं मिलती तो वो लोग डिसाइड करते हैं अभी वो लोग अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही वो माउंटेन मैन गाड़ी पर हमला कर देता है और अपनी कुल्हाड़ी जोहान के माथे के अंदर गाड़ देता है। अभी उसका निशाना था ये दो लड़की। वो कैमिला को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लाता है और कुल्हाड़ी से मारने की भी कोशिश करता है, मगर ठीक उसी वक्त ओले उसे शूट कर देता है। मतलब वो जख्मी था मगर जिंदा था, लेकिन इसके बाद अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के बाद वो उसके सामने ही दम तोड़ देता है। जेनी भी उसे कंसोल करने लग जाती है। कोई नोटिस ही नहीं करता कब वो खूनी उनके पीछे से गायब हो गया था। तो अभी जेनी डिसाइड करती है इस खूनी को वो ही खत्म करेगी। वो एक स्नोमोबाइल और गन लेकर रात के अंधेरे में उसी होटल में वापस जाती है, क्योंकि उसे पता था ये खूनी वापस वहां पर ही जाएगा। कमरे का चारों तरफ लॉक करके, खिड़की दरवाजा बंद करके, बंदूक हाथ में लिए जेनी उसी खूनी का वेट करने लग जाती है, लेकिन पता नहीं कब उसकी आंख लग गई थी। सुबह जब वो जागती है तब तक वो खूनी दबे पांव अंदर आके उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो गया था। जेनी शूट करने की कोशिश तो करती है, मगर उसके सामने वो बंदूक कुछ भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही माउंटेन मैन कुल्हाड़ी उठाता है कोई उसे शूट कर देता है। ये कैमिला थी, मगर अभी ये खूनी जेनी को छोड़कर उसके तरफ बढ़ रहा था और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कैमिला दर्द में चिल्लाने लगती है तो जेनी उसी के कुल्हाड़ी उठा के उसके तरफ फेंकती है, जो डायरेक्टली जाकर उसके पीठ पर घुस जाती है और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। लेकिन श्योर होने के लिए जेनी उसे शूट भी करती है और यहीं पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में हमें माउंटेन मैन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता चला है कि वो बचपन से ही अबनॉर्मल था। जानवरों को अब्यूज करना उसकी हॉबी थी और उसके पेरेंट्स जानते थे वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उन लोगों ने उसे मारने की सोची, मगर उनका प्लान फेल हो गया और ये लड़का बदले की आग में राक्षस बन गया। उनके साथ असल में क्या हुआ था ये तो अभी तक पता नहीं चला। पॉजिटिवली उन्हें भी इस माउंटेन मैन के हाथों ही मरना पड़ा था। दोस्तों, इस फिल्म की खास बात ये है, ये इस फिल्म में सिर्फ ब्लड शेडिंग ही नहीं है, एक कहानी है जो हर पार्ट के साथ कंप्लीट होती जा रही है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पता नहीं थर्ड पार्ट में क्या दिखने मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द वो भी पता चलने वाला है, क्योंकि मैं उस पर भी वीडियो डालने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।